लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह के वित्तीय निर्णय होते हैं। निवेश संबंधी निर्णय, लाभांश संबंधी निर्णय और वित्तीय निर्णय। और हमने निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि लाभांश संबंधी निर्णयों का मतलब क्या होता है और लाभांश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर्स समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि लाभांश संबंधी निर्णय का मतलब क्या होता है। फर्म के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट आता है। अब उस प्रॉफिट में दो लोगों के बीच में खींचातानी चलती है। वो जो प्रॉफिट है या तो फर्म, व्यावसायिक संगठन, कंपनी अपने पास रख सकती है या फिर कंपनी उस प्रॉफिट को अपने अंशधारकों को, अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है ताकि शेयर होल्डर्स अपनी तरीके से उसको जैसे खर्च करना चाहें वो कर लें। ये वैसे फैसला जो है मीटिंग में लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है कि जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स के पास जाएगा या फिर प्रॉफिट कंपनी के पास बचा हुआ रहेगा, या कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के पास जाएगा और कितना प्रॉफिट कंपनी के पास संरक्षित करके रखा जाएगा। तो हमें यही डिसाइड करना है। लाभांश संबंधी निर्णय का मतलब क्या है कि इस बात पर जोर देते हैं लाभांश संबंधी निर्णय में कि लाभ का कितना भाग। लाभांश संबंधी निर्णय का क्या अर्थ है? लाभांश संबंधी निर्णय इस बात पर जोर देता है कि लाभ का कितना भाग अंशधारकों में वितरित किया जाएगा और कितना भाग अवितरित लाभ के रूप में बचाकर रखा जाएगा। जो कंपनी है कितने प्रॉफिट को अपने पास संरक्षित करके रखेगी। अगर ये प्रॉफिट है तो इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा और कितना हिस्सा प्रॉफिट के रूप में कंपनी अपने पास रखेगी ताकि फ्यूचर में, भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सके। अब हम बात करते हैं लाभांश संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। सबसे पहला फैक्टर, लाभांश कब मिलेगा? जब हमारे पास लाभ होगा। अगर हमारे पास लाभ ही नहीं है तो हम लाभांश भी नहीं दे पाएंगे। अगर लाभ है तो लाभांश होगा। पहला फैक्टर, द फर्स्ट फैक्टर इज लाभ या उपार्जन। लाभ को हम और किस नाम से जानते हैं? उपार्जन के नाम से जानते हैं। यदि फर्म के पास लाभ है तो वो लाभांश देगी, यदि उसके पास में लाभ नहीं है तो वो लाभांश नहीं देगी। यदि उसके पास में ज़्यादा लाभ है, ज़्यादा लाभांश दे देगी कंपनी। अगर कंपनी के पास में कम लाभ है तो वो कम लाभांश देगी। हम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? यदि व्यावसायिक संगठन के पास में लाभ अधिक है तो लाभांश भी अधिक दे सकती है वो। यदि लाभ कम है तो वो लाभांश भी कम देगी। यदि लाभ है ही नहीं तो वो लाभांश देगी नहीं। तो सबसे पहला फैक्टर है लाभ। दूसरा फैक्टर, उपार्जन का स्थायित्व। उपार्जन का स्थायित्व का मतलब हमें प्रॉफिट कितना रेगुलरली हो रहा है, कितना रेगुलरली हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट रेगुलर कमा रहे हैं, रेगुलरली हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम लाभांश भी प्रॉफिट रेगुलर या एक फिक्स्ड अमाउंट का पे कर सकते हैं। और अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो स्थायी नहीं है, रेगुलर नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, तो हमारा लाभांश भी फिक्स्ड नहीं हो सकता। अगर कभी हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है हम बहुत ज़्यादा लाभांश दे दें। कभी प्रॉफिट हमारा बहुत कम है तो हो सकता है हमें बहुत कम प्रॉफिट देना पड़े। तो अगर हमारा लाभ स्थायी है, फिक्स्ड अमाउंट है, तो हम फिक्स्ड लाभांश देते रहेंगे। अगर हमारा लाभ स्थायी नहीं है तो हम फिक्स्ड लाभांश नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट है लाभांश का स्थायित्व। लाभांश के स्थायित्व का मतलब क्या होता है? बहुत बार कंपनीज अपनी पॉलिसी बना लेती हैं, कंपनी अपनी नीति बना लेती है कि हम तो अपने शेयर होल्डर्स को हर साल इतना लाभांश देंगे ही देंगे। तो अगर कंपनी ने कोई ऐसी स्थायी लाभांश की नीति अपना ली है, अगर उसने ऐसी कोई नीति अपना ली है तो उसको उस नीति का पालन हर हालत में करना ही करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगी? थ्रू आउट हमेशा एक जैसा लाभांश अपने अंशधारकों को प्रदान करेगी। ऐसे में बहुत बार कंपनी को बेनिफिट भी हो सकता है कि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी एक फिक्स्ड लाभांश उसको अपने शेयर होल्डर्स को देगी। लेकिन कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। जब कंपनी के पास में कम लाभ है तो उसको अपने पिछले लाभों में से, अपनी जो पुरानी गुल्लकें रखी हैं कंपनी के पास में, उसमें से पैसा निकाल कर अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है विकास के अवसर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो लोग हैं, एक तरफ कंपनी है, एक तरफ शेयर होल्डर है।
देखिए कंपनी की भी जो ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, आपने देखा होगा, आपने अपना इको में भी टोटल प्रोडक्ट कर्व, टीपी कर्व बनाया होगा, टोटल रेवेन्यू कर्व बनाया होगा, जो कुछ इस तरीके से होता है। हम इस तरीके से उसको कर्व को बनाते हैं। ये वो जो स्टेज होती है, इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। ये वो स्टेज होती है जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पर वो मैक्सिमम पे पहुँच रहे हैं, अपने पीक पर पहुँच रहे हैं। तो यदि कंपनी इस स्टेज में है और कंपनी इस स्टेज में है, तो इसमें पैसा किसको चाहिए? कंपनी को चाहिए। कंपनी को पैसे की आवश्यकता है इस दौर में कंपनी को पैसे की बहुत आवश्यकता है। लेकिन अगर कंपनी इस दौर में है तो यहाँ पर कंपनी गिरावट की स्थिति में है, तो ऐसे में कंपनी के पास अगर कम पैसा भी होगा तब भी उसका काम चल जाएगा। उसके पास कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो कंपनी बूढ़ी होती जा रही है, तो ऐसे में कंपनी को कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, कम पैसों की ज़रूरत होगी। तो अगर कंपनी स्टेज 1 या स्टेज 2 में है तो अच्छा होगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स को लाभांश देने की बजाय उस प्रॉफिट को अपने पास रखे। लेकिन अगर कंपनी स्टेज 3 में है, सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि वो क्या करे, वो उस पैसे को शेयर होल्डर्स को दे दे। तो यहाँ पर देखना है कि विकास के अवसर किसके पास ज़्यादा हैं। अगर विकास के अवसर कंपनी के पास हैं तो पैसा कंपनी के पास रहना चाहिए। तो अगर कंपनी के पास रहना है तो कम लाभांश दो, और अगर विकास के अवसर अंशधारक के पास हैं तो अंशधारक के पास ज़्यादा पैसा जाना चाहिए, यानी कि हम उसको ज़्यादा लाभांश दें। 5वां पॉइंट, रोकड़ प्रवाह स्थिति। एक बात बहुत अच्छे से समझ लें, जब हमें अपने शेयर होल्डर्स को, अपने अंशधारकों को लाभांश देना होता है तो हमारे पास कैश मौजूद होना चाहिए। तो अगर हमारी रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी है तभी हम ज़्यादा लाभांश दे पाएंगे। तो अगर रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी है तो ज़्यादा लाभांश दे दो, अगर रोकड़ प्रवाह स्थिति खराब है तो कम लाभांश दे दो। 6 पॉइंट, पूर्व अधिकार अंशधारक। पूर्व अधिकार अंशधारक कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर किसी कंपनी में पूर्व अधिकार अंशधारक हैं, हमने पढ़ा है 11th में पढ़ा है, पूर्व अधिकार अंश कौन होते हैं? पूर्व अधिकार अंश या पूर्व अधिकार अंशधारक वे अंशधारक होते हैं जिन्हें पहले से 2 पूर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1, लाभांश का पूर्वाधिकार। लाभांश का पूर्वाधिकार का मतलब है किसी को भी देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। और दूसरा होता है पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार, कि जब व्यवसाय का समापन हो रहा हो, भुगतान की स्थिति आएगी तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारकों को भुगतान करेंगे अंशों के भुगतान के समय, फिर समता अंशों का नंबर आएगा। तो लाभांश की दशा में भी अगर पूर्वाधिकार अंशधारक हैं किसी कंपनी के पास में, तो समता अंशधारकों को पैसा देने से पहले, उनको लाभांश देने से पहले हमें पूर्वाधिकार अंशधारकों को लाभांश देना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा, फिर आगे चलेंगे। 7वां पॉइंट है करारोपण नीति। देखिए आज के समय में तो अंशधारकों को लाभांश के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कंपनी को अपने लेवल पर टैक्स देना पड़ता है, तो इसलिए अंशधारक जो है उस लाभांश को लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि अंशधारकों को टैक्स देना पड़ रहा है और अगर उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो प्रेफर करते हैं कि इससे अच्छा तो यही कि पैसा कंपनी के पास ही संरक्षित रहे, कंपनी यूज़ कर ले। तो अगर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, ज़्यादा कर लग रहा है, तो कम लाभांश की इच्छा रखते हैं अंशधारक, और अगर ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो कम लाभांश की इच्छा रखते हैं अंशधारक, और अगर कम टैक्स लग रहा है तो वो ज़्यादा लाभांश की इच्छा रखते हैं। आज के समय में, आज के युग में तो अंशधारक ज़्यादा ही टैक्स की उम्मीद करते हैं, क्योंकि उन्हें टैक्स पे करना ही नहीं है। 8वां पॉइंट है शेयर बाजार की प्रतिक्रिया। क्या रिएक्शन है? देखिए याद रखिए, शेयर मार्केट जो है छोटी छोटी बातों से रिएक्ट करती है। तो अब छोटी छोटी बातों का रिएक्शन का मतलब क्या है? अगर हम लाभांश घोषित करते हैं तो शेयर मार्केट में हमारे शेयर्स के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और अगर हम कम लाभांश घोषित करते हैं या हम लाभांश घोषित करते ही नहीं हैं तो शेयर बाज़ार में हमारे अंशों का जो मूल्य है वो गिर सकता है, कम हो सकता है। इसलिए अपने शेयरों की मार्केट में इमेज देखते हुए ही हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अभी तक, बाकी के पॉइंट्स अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।